बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक महिला का हिजाब खींचा था। इसी मुद्दे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। और अब बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी देगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती खुद थोड़ी देर में श्रीनगर के थाने जाएंगी और नीतीश कुमार के खिलाफ अर्जी देंगी। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों के साथ साथ एआईएमआईएम की तरफ से भी नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। माफी की मांग नीतीश कुमार से की जा रही है। ये वो तस्वीर है जिसको लेकर विवाद है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है और जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, दोपहर के 12 बज चुके हैं और ऐसे में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को पहुंचना था श्रीनगर के थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत लेकर। अपडेट क्या है? रोमाना, देखिए, हम इस समय कोठीबाग पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं जो लाल चौक स्थित हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे तैनात हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे पहुंचेगी और इसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पीडीपी के सूत्रों की तरफ से ये हमें बोला गया कि हो सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती अपने पार्टी हेडक्वार्टर जो तकरीबन 500 या 600 मीटर की दूरी पर है इस पुलिस स्टेशन से, वहां से पैदल चल के भी आ सकती है यहाँ पे थाने में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की क्योंकि कोशिश पीडीपी की तरफ से हो रही है, तो हो सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती अपनी गाड़ी में ना आते हुए पैदल ही अपने ऑफिस से चल के थाने तक आ जाए। लेकिन यहाँ पे तैयारी बिल्कुल है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, थाने के प्रभारी हैं, थाने के यहाँ के जो एसपी है वो भी पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे आए, क्योंकि पीडीपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और खुद इल्तिजा मुफ्ती आएगी। लेकिन कुल मिला के अगर इस मामले में देखें, क्योंकि आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है और जुमे की नमाज के बाद आशंका ये है कि हो सकता है कि जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर के पुराने शहर जिसमें जामे मस्जिद खास तौर पर है, हो सकता है कि इस मामले पर विरोध हो, क्योंकि जो पर्दे का मामला है काफी ज्यादा संवेदनशील है और जिस तरीके से इस मामले में एक महिला की अस्मिता की बात हो रही है कि एक महिला की इज्जत पे हाथ डाला गया, ऐसा मामला है, दर्ज कराने की कोशिश हो रही, तो हो सकता है कि तनाव पूरे शहर में भी हो। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त है और अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे आए। और चलिए, आप रहिए हमारे साथ, नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई हलचल होगी वहां पर मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आसिफ कुरैशी, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देने के दौरान महिला के चेहरे से हिजाब हटाया। इसी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। वो कह रहे हैं नीतीश ने तो कोई गलत काम नहीं किया और साथ ही महिला के सरकारी नौकरी लेने से इनकार करने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया गिरिराज सिंह की तरफ से दी गई है। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। महिला के नौकरी से इनकार की खबर पर बोले गिरिराज, नौकरी ठुकराए या जहन्नुम में जाए, ये गिरिराज कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। देखिए, सियासत अपनी जगह है, चेहरा दिखाया जाए ना दिखाया जाए इसको लेकर लंबी बहसें हो सकती हैं, तर्क कुतर्क किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इस पूरे मामले में महिला के सम्मान और महिला की गरिमा की बात किसी को नजर क्यों नहीं आ रही है? ये वो देश है जहां पर एनसीआरबी का आंकड़ा जो पिछला लेटेस्ट था उसके हिसाब से इसी देश में एक दिन में, मतलब 24 घंटे में 86 रेप होते हैं। और ऐसे में जब बात यहां महिला की सम्मान की आती है कि कोई पुरुष कैसे किसी महिला के कपड़े को खींच
सकता है, उसको लेकर सब चुप्पी साध लेते हैं और कहीं ना कहीं मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। महिला अस्मिता, महिला सम्मान का मुद्दा पीछे छूट रहा है, मामला हिजाब के इर्द गिर्द आकर सिमट रहा है और इस हिजाब को लेकर हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा है। यह अफसोसनाक बात है उस देश के लिए जहां हर घंटे कम से कम 2 से 3 रेप हो रहे हैं। खैर, मैं आगे बढ़ती हूं, इसी सियासत को लेकर मैं आप तक जानकारियां पहुंचा रही हूं। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि इसे महिला अपमान के मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। नीतीश की ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन नीतीश के विरोधी कह रहे हैं नीतीश को उस महिला से माफी मांग लेनी चाहिए जिसका हिजाब उन्होंने सबके सामने खींचा। नीतीश कुमार जी अगर बीमार हैं तो अपना इलाज कराएं, और अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफ़ी मांगे। एक मुख्यमंत्री को ये किसने हक दे दिया कि वो लड़कियों के नकाब को उलट देगा? आपकी क्या मजबूरी थी? आपको सिर्फ उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था। आपने कैसे जुर्रत की इस बात की कि आपने उस लड़की के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश की और उसकी बेइज्जती की? जो नीतीश कुमार ने ये घटना को अंजाम दिया है उसी से हमें बेपनाह अफसोस था और पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। हमारी मांग थी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से जो घटना को अंजाम दिया है। जिस तरह से हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है, उसके दिल पर जो चोट पहुंची है कि उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके बाद में ऐसे लोग जो इसमें मंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के अंदर और ऐसी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनको एक मत होकर करके कार्रवाई के लिए या माफ़ी की मांग करनी चाहिए थी और उनका पक्ष ले रहा है और कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाना चाहिए। अरे इन लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है और मैं तो अफसोस करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे देश के मंत्री हैं। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहाँ तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आपका चैनल एबीपी न्यूज उस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के कॉलेज भी पहुंचा जहां से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। नुसरत की सीनियर है सकीना, उसका कहना है कि नुसरत हमेशा हिजाब में रहती है। देखिए, हम राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में मौजूद है। नुसरत जो परवीन है वो पीजी फर्स्ट ईयर में है, उनकी सीनियर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सकीना बानो है। मैं पीजी स्कॉलर फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि नुसरत मेरी जूनियर थी और इतना तो मतलब कांटेक्ट नहीं था, लेकिन हम जब भी मिलते थे तो बहुत अच्छे अखलाक के साथ, बहुत अच्छा नेचर था, अच्छे से कोऑपरेट भी करती थी, अच्छे से मिलती जुलती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। पीजी में भी उनका हुआ और उसके बाद अब जॉब में भी हो गया था, तो बहुत अच्छी थी। अच्छा सकीना जी, हमेशा हिजाब में ही आती थी? हाँ, हमेशा उनको हिजाब में ही देखा था मैंने। फेस मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मेरे बैच में तो थी नहीं, मैं सीनियर थी, तो जब भी बाहर मिलते थे या ओपीडी में मिलते थे तो उनको हमेशा मैं हिजाब में ही देखती थी। अच्छा, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसके बाद क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? क्या बहुत घबराई हुई थी? नहीं, उसके बाद तो मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे और कोई बातचीत नहीं हुई। जो भी हमने भी देखा बस मीडिया पे ही देखा, बाकी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। दरअसल ये जो नुसरत परवीन है ये पटना के तिब्बी कॉलेज की छात्रा है। उसके प्रिंसिपल ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है और कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा गलत नहीं थी। प्रिंसिपल ने नुसरत से अपील भी की है कि वो कॉलेज आए, पढ़ाई पूरी करें, नौकरी ज्वाइन करें। नुसरत परवीन कौन है हम बता दें। आज से कुछ दिन पहले पटना में आयुष चिकित्सकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। उसी दौरान सीएम नीतीश ने जो है उनका जो है वो हिजाब खींचने की कोशिश की। उसके बाद से ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। इस वक्त हम उनके कॉलेज में मौजूद हैं। उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। क्या सर आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान हुआ और मैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज अस्पताल का जो है प्रिंसिपल हूँ। और हमारे यहाँ ही नुसरत परवीन जो है पीजी की छात्रा है। फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। जिस तरह से ये मामला हुआ है, आप तो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, कैसे देख रहे हैं?
इसको जो है कि गलत एंगल दे दिया गया है, मीडिया के ज़रिए से हो या आवाम के ज़रिए से हो, जनता की तरफ से। ये मुख्यमंत्री का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बल्कि वहाँ पे जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो मुख्यमंत्री ने या वहाँ पे जो भी लोग थे उन लोगों ने देखा कि सारे बच्चे जो है कि खुशी शेयर कर रहे हैं आपस में, और ये बच्ची का चेहरा कवर्ड था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे सब बच्चा जो है कि हंस खेल रहा है तो तुम काहे नहीं जो है कि हंस रही हो, चेहरा हटाओ। तो उन्होंने अपना हाथ से जो है कि उसका कवर जो है हटा दिया, उसके हिजाब को हटा दिया। जिस नियुक्ति पत्र मिला उसके बाद से तो आ ही नहीं रही है। हाँ, यहाँ नहीं आ रही है नियुक्ति पत्र के बाद से, वो यहाँ कोलकाता चली, पता नहीं कहाँ चली गई है हम लोगों को बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के जो है कि वो। अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। ये भी हम लोगों को जो है कि रिटर्न में कोई खबर नहीं है, या कोई टेलीफोनिक भी उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कॉलेज को कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी या क्या करूंगी। बस चाहते हैं कि नौकरी ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, हम चाहेंगे कि सबको नौकरी हो, सब खुश रहें। तो सरकारी तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे, वही कॉलेज जहां से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है डॉक्टर नुसरत, वही लड़की जिसका मंच से हिजाब हटाया था नीतीश कुमार ने, जिसके बाद एक लंबी चौड़ी सियासत जो है वो गरमाती हुई, उबाल मारती हुई नजर आ रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने मंच से जिस तरीके से हिजाब हटाया उसको लेकर उनकी घेराबंदी की जा रही है, और हम भी ये कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन चेहरा ढकने और पर्दा प्रथा का विरोध तो होना चाहिए। कट्टर मुस्लिम देशों में भी हिजाब को लेकर बदलाव की आवाज उठ चुकी है। दुनिया के कई देशों में हिजाब से चेहरा ढकने पर भी रोक है, और वो कौन कौन से देश है जहां पर हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक है? फ्रांस पहला यूरोपीय देश जहां सार्वजनिक जगहों पर हिजाब से चेहरा नहीं ढक सकते। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब की रोक पर कानून बेल्जियम में साल 2011 से लागू है। नीदरलैंड्स की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक जगहों पर हिजाब आप नहीं पहनकर जा सकते। ऑस्ट्रिया में भी साल 2017 से स्कूलों, अदालतों में हिजाब पर रोक है। नॉर्वे में साल 2018 से शिक्षण संस्थानों में हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक है। रूस, स्पेन के भी कुछ शहरों में हिजाब से चेहरा ढकने के खिलाफ कानून है। लेकिन हिंदुस्तान में हिजाब से चेहरा ढकने के खिलाफ कोई कानून नहीं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और यहां पर बाकायदा सिक्योरिटी चेक के बाद ही इस डॉक्टर को कार्यक्रम में अंदर आने दिया गया था। सवाल इसीलिए है कि जब यहां कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून नहीं था और जब इस डॉक्टर महिला को अंदर एंट्री दे दी गई थी हिजाब के साथ, जाहिर सी बात है चेकिंग के बाद ही दी गई होगी और वहां पर महिला पुलिसकर्मी होगी जिसने चेक किया होगा। तो आखिरकार मुख्यमंत्री ने यह हरकत क्यों की? इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साधने की कोशिश ही होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो महिला सम्मान, वो लड़ाई पीछे छूटती हुई कहीं दिख रही है। महिला की मर्जी, उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक स्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने को लेकर हंगामा मचा। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से स्पष्टीकरण मांगा। यूपी पुलिस का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है परेड ग्राउंड का इस्तेमाल तो सिर्फ तय मापदंडों के आधार पर पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन एवं आधिकारिक समारोह के लिए ही होना चाहिए। कथावाचक को सलामी देने पर यह एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एसपी से जवाब मांग लिया है। बहराइच में दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को। पुलिस पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा। तय मानकों का पालन जरूरी है। अब यह यूपी पुलिस की तरफ से नसीहत जारी की गई है। ये पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए आप। ये पूरा मामला बहराइच से सामने आया। समाजवादी पार्टी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से इस वीडियो को लेकर सवाल उठाया गया। यूपी सरकार और यूपी की पुलिस की जब घेराबंदी हुई तो घेराबंदी की वजह ये तस्वीरें हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कथावाचक ये बाबा है और इस बाबा पुंडरीक गोस्वामी को बाकायदा लाल कालीन बिछाकर रेड कारपेट वेलकम बहराइच पुलिस ने दिया। इतना ही नहीं, बहराइच जिले की पुलिस ने बाबा को सलामी दी। पुलिस वाले बाबा के सामने परेड करते दिखे। तो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया और बाबा को रेड कारपेट न सिर्फ वेलकम दिया गया बल्कि बहराइच पुलिस ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे डाला। पुलिस सलामी दे रही है बाबा को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी तो मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है,
उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से। अखिलेश यादव ने जोरदार घेराबंदी की और घेराबंदी चंद्रशेखर की तरफ से भी की गई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सीधा सवाल दागा है, पुंडरीक स्वामी है कौन? वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान नया सरकारी प्रोटोकॉल है? बिना संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को आखिरकार गार्ड ऑफ ऑनर क्यों? यह सवाल चंद्रशेखर आजाद ने पूछा। अब पुंडरीक स्वामी के बारे में जान लीजिए आप। ये जो पुंडरीक गोस्वामी हैं 33 साल के युवा हैं, वृंदावन में भागवत कथा करते हैं। इनके परिवार में 38 पीढ़ियों से भागवत कथा की परंपरा चली आ रही है। बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे ये नहीं रहते हैं। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। आज पहले दिन सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, कार्यवाही स्थगित हो गई है। लेकिन इस सत्र में आगे क्या होने वाला है, इसकी झलक आज जरूर दिख गई। कोडेन, कफ सिरप और एसआईआर को लेकर विधानसभा में हंगामा होना तय है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक जिस अंदाज में विधानसभा पहुंचे थे, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कोडेन कफ सिरप को लेकर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा में सहयोग करे, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडेन कफ सिरप मामले में हुई कार्रवाई को लेकर विस्तृत बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पुलिस ने इस मुद्दे पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं। यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। वो कह रही है कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काट दिए गए हैं। इस मामले पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिंपल यादव। मैम, एसआईआर को लेकर के आप लोगों की बहुत सारी आशंकाएं हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसमें तो जो
देश का नागरिक है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गांव-गांव में जाएंगे तो जिस तरह से ज्यादा 50% जो फॉर्म्स डिपॉजिट हुए हैं उनको सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब मुझे लगता है, और सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और संगठन के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज इसको अंजाम देने में लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोट कट रहे हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 या 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, तो अपने आप में ये इलेक्शन कमीशन में सवाल चिन्ह उठाता है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है ना कि अभी तो प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके की आशंकाएं भ्रमित क्यों किया जा रहा है लोगों को? चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं उन्होंने कितने बीएलओस को ट्रेनिंग दी, किस तरह की व्यवस्थाएं करी, और जिस तरह से लगातार बीएलओस आत्महत्या कर रहे थे, किस तरह का प्रेशर डाला गया बीएलओस के ऊपर, और जिस तरह से सुसाइड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मिसमैनेजमेंट, और चुनाव आयोग हमेशा से सरकार के इशारों पे ही काम कर रहा है। बिहार में हुआ हिजाब विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि अब पटना में जो कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया था, वो मामला अब बढ़ के कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। नीतीश के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची है इल्तिजा मुफ्ती। पीडीपी लगातार नीतीश के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है। पीडीपी कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का विपक्षी दल है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने तय किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कराया जाएगा। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है और पीडीपी लगातार अब नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर और एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले इल्तिजा मुफ्ती अपने मुख्यालय से, जो कि पार्टी मुख्यालय मेरे पीछे हैं, यहाँ से वो श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई हैं। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, महिला कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि उनके सामने पुलिस की एक दीवार बनी हुई है और उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। ये वो महिला कार्यकर्ता हैं जो इल्तिजा मुफ्ती के साथ जाना चाहती थी, थाने की तरफ मार्च करना चाहती थी, लेकिन इनको यहाँ पे रोक दिया गया। यहाँ पे सारा जी, आप यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उस मुसलमान जो बहन, उसने नीतीश कुमार ने उसको हिजाब उतारा है सरेआम, तो हम आप इसके साथ हैं। हम उसको मैसेज देना चाहते हैं कि वो बहन अकेली नहीं, हम कश्मीरी बहनें उनके साथ है, क्योंकि ये हमारी इस्लाम के, ये जो हिजाब है ये हमारी इस्लाम की शान है, ये हमारी पहचान है। तो उसने वार किया है, नीतीश कुमार ने उस पर वार किया, तो ये हमें मंजूर नहीं। इसलिए अभी इल्तिजा जी तो एफआईआर कराने दर्ज गई हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो हम इल्तिजा के साथ है क्योंकि उसको एफआईआर लगना चाहिए, क्योंकि वो इसने बहुत बड़ी गलती की, उसने हमारे इस्लाम पे वार किया, तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की जो यहाँ पे लोगों में रोष है, क्योंकि वो केवल ना सिर्फ इस पे महिला पे हुए हमले की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक धर्म विशेष पर भी हमला मान रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस्लाम पर जिस तरीके से पर्दे की बात कही जाती है, पर्दा करना हर एक औरत का हक है, और वो बिहार की वो बेटी जिसके साथ ये घटना घटी, उसके साथ जो अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ही वो यहाँ पे आई है। और इल्तिजा जो कि इस समय पुलिस स्टेशन में गई हुई है और वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा रही है, वो अपने साथ वो कॉपी भी लेके गई है जो वो दर्ज करा, जिसके मामला दर्ज होगा, मामले में क्या लिखा होगा, किस तरीके से, क्या वो सिर्फ इसको एक धार्मिक एंगल के तौर पर लेगी, या फिर महिला सुरक्षा या महिला पे किस तरीके से, महिला अस्मिता पर हमला करने की बात जो पहले भी पीडीपी की तरफ से और इल्तिजा की तरफ से कही गई, उसको आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज होगा। किन धाराओं में उनकी मांग होगी, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो अगले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि आज जुम्मे का दिन भी है, आशंका ये भी है कि ये मामला अन्य जगहों पर भी उठ सकता है, खासतौर पर श्रीनगर की जामे मस्जिद में मीरवाइज उमर शायद इस मामले में कुछ बोले, ऐसी भी संभावना है। इसीलिए शहर में जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जुम्मे को देखते हुए। लेकिन पीडीपी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो विरोध कर रहे थे, और इल्तिजा इस समय श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में है, मामला दर्ज कराने के लिए गई है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए को देखने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घरों में लोग कैद हो गए और काफी देर तक पूरे इलाके में तेंदुआ ऐसे ही दहशत फैलाता रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें मीरा रोड के स्वामी नारायण मंदिर के पास की है, जहां पर एक इमारत में तेंदुआ घुस गया, काफी देर तक उत्पात मचाता रहा। तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम को दी। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है।
तेंदुए के हमले में घायल लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल यहां पर बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में अब इलाज चल रहा है और वन विभाग की टीम ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द तेंदुओं को पकड़ा जा सके। तेंदुआ यहां पर घुस आया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो अपने घरों के अंदर कैद हो गए, लेकिन कुछ लोगों पर इस तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में अब जुटी हुई है। तो मंदिर के पास एक इमारत में दरअसल ये तेंदुआ घुस गया था और जैसे ही कुछ लोगों ने इस तेंदुए को देखा, वैसे ही आसपास अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने फोन के कैमरे से भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें तेंदुआ यहाँ वहाँ जाता हुआ इमारत के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको गुजरात के अमरेली की हम तस्वीरें दिखाते हैं, जहां के कोवाया गांव में शेर की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और बताया जा रहा है कि शिकार की तलाश में शेर गांव में ये दाखिल हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर कुछ कुत्तों को पहले शेर ने अपने जबड़ों में जकड़ा और फिर उन्हें छोड़ दिया। गुजरात के अमरेली में शेर की दस्तक से कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है, वो भी अब तलाश कर रही है, लेकिन डर का माहौल कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस वक्त है। यहाँ के कोवाया गांव की ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। शेर की चहलकदमी से लगातार यहाँ पर दहशत बनी हुई है। आपको बता दें कि शिकार की खाने की तलाश में यहाँ शेर गांव में घुस आया। कुछ कुत्तों को पहले शेर ने अपने जबड़ों में जकड़ा और फिर उन्हें छोड़ दिया। खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भागते हुए ढूंढते हुए ये शेर नजर आ रहे हैं। शेर की दस्तक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि ये तस्वीरें अब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। अंधेरा होने के बाद लोगों में जरूर दहशत है कि वो घर से जब बाहर निकल रही हैं तो थोड़ा डर का माहौल जरूर है।